नोट हो गया। चलिए अब देखते हैं कि इटली में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई है। सबसे पहले देखिए, शुरू तो करना है फ्रांस से, क्योंकि आप लोगों का 9th क्लास पढ़ा हुआ है फ्रांस की क्रांति। और सही में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई है, राष्ट्रवाद की शुरुआत जो हुई है वो फ्रांस से हुई है। तो एक तो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू यही से बनेगा कि राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत किस देश से हुई। यूरोप एक महादेश है, मालूम है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत किस देश से हुई है, फ्रांस से। एक तो ये हो गया। दूसरा, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, उनका नाम था नेपोलियन क्या नाम था, बोनापार्ट। नाम याद रहेगा। अगर व्यक्ति के बारे में पूछेगा, किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में, तो उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। देश का नाम पूछेगा तो फ्रांस, ठीक। पूछेगा कि राष्ट्रवाद की पहली परिभाषा किसने दी, तो याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम, बहुत महान व्यक्ति थे, उनका नाम था रॉबर्ट ओवेन। इन सब के बारे में डील करेंगे बाद में। पहले समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ कितने क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है। राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस से हुई। राष्ट्रवाद शुरू करने वाले नेपोलियन बोनापार्ट हैं, फ्रांस के राजा। राष्ट्रवाद की परिभाषा देने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ओवेन। अगर पूछ दिया गया कि राष्ट्रवाद की पहले सिंबल, प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या है, तो उसका नाम याद रखिएगा, एक मार्सिले की मूर्ति है, प्रतिमा। मार्सिले जो है इसका राष्ट्रगान है। तो यहां लिखिएगा राष्ट्रगान के संबंध में, यहां पर राष्ट्रीयता के संबंध में जो गीत लिखा गया था उसका नाम था क्या, मार्सिले। ये फ्रांस का गीत था जो सैनिक लोग गाते हुए चलते थे। तो राष्ट्रवाद का एक गीत भी है, मार्सिले। अब जो है वो सिंबल, जो चिन्ह होगा राष्ट्रवाद का, वो क्या होगा। फ्रांस में एक प्रतिमा बनी थी, एक महिला की प्रतिमा थी जिनके हाथों में तलवार थी, एक तलवार। जैसे यहाँ देखिएगा दशहरा में दुर्गा माता की प्रतिमा बनती है, तो वो भी एक राष्ट्रवाद का प्रतीक है कि असुरों को वध करती है। तो यहाँ पर भी महिला के हाथों में तलवार इसलिए दिया गया ताकि पुरुष उसको देख करके ये समझे कि जब महिला युद्ध कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए इस प्रतिमा का निर्माण किया गया था। इसका क्या नाम था, मारियान। कहाँ का प्रतिमा है ये, तो फ्रांस में। एक और प्रतिमा बना इसका जिसका नाम था जर्मेनिया। नाम से ही पता चल रहा है ये जर्मन का ही प्रतिमा होगा। तो दो प्रतिमा बनी है, जर्मेनिया जर्मन का है और ये क्या नाम इसका, मारियान फ्रांस का है। ये दोनों महिला की विशेष मूर्ति थी जिनके हाथों में तलवार दिखाया गया है और ऐसा लगता है कि युद्ध करने चली है, ठीक है। अब है, याद रखिएगा, ये राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रवाद की परिभाषा किसने दी है, राष्ट्रवाद की शुरुआत किसने की, किस देश से हुआ। इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसको डील करते हैं। ऑन है ना। क्या बोली, दो प्रतिमा थी, एक का नाम था मारियन, एक का नाम था क्या, जर्मनिया। ये फ्रांस में बनी है और ये क्या, जर्मनी में। दुर्गा माता का फोटो देखिए ना, वीडियो मतलब कि मूर्ति प्रतिमा एकदम सेम उसी तरीके का है। बस फर्क इतना है कि दुर्गा माता शेर पे बैठी रहती है, वो यूं ही तलवार लेकर के चली है लड़ने के लिए, फ्रांस में और जर्मनी में। तो हमारे यहाँ भी जो प्रतिमा है वो भी राष्ट्रवाद का ही प्रतीक है, ठीक है। उसमें ये दिखाया गया है कि महिला होकर के असुरों का वध कर रही है, ठीक है। एक असुर का नाम बताइए, महिषासुर की कहानी क्या है। वैसे बहुत सारे असुर थे, तो उसी तरीके के यहाँ भी दिखाया गया है कि जो असुर, इनको माना गया कौन, जो विदेशी जो थे इस पर कब्जा कर लेते हैं, जिसने भी विदेशी राजा थे, तो उन राजाओं से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इन लोगों ने जो विद्रोह किया है उसमें राष्ट्रवाद आएगा, ठीक है। इसी तरह इटली में अभी क्या बताइए, अब तो फ्रांस का हो गया, इटली।
ऐसा माना जाता था कि इटली कोई देश ही नहीं है उस समय। कहा जाता था कि सार्डिनिया पिडमोंट के जो राजा थे उनकी पत्नी के बारे में नाम सुना जाता था कि इसका पत्नी का नाम इटालिया है। इटालिया की महिला का नाम से ही वह संबोधित होता था, क्योंकि इटली कई भागों में बट गया था ना, तो किसी को याद भी नहीं था कि इटली एक देश भी है। इस पे किसी का कब्जा, इस पे किसी का कब्जा, इस पे किसी का कब्जा, ऑस्ट्रिया का कब्जा, पोप का कब्जा, बर्बन डायनेस्टी का कब्जा, बताएं। तो अब एक देश जो है कई भागों में बट जाएगा तो उस देश का अस्तित्व रहेगा, रहेगा। तो इसी तरीके से ये इटली जो है कई भागों में बट गया, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। लोग धीरे धीरे भूलते हुए चले गए कि इटली कोई देश है। तो ये माना जाता था कि लोग पुरानी कहानी में पढ़ते थे कि इटालिया एक राजा की पत्नी का नाम था। ठीक है, तो इटली का इन सब को एकीकृत करने का श्रेय कुछ लोगों को जाता है, जिसमें एक व्यक्ति आएंगे आपका मेजनी। इनके बारे में डील पढ़ना है, कुछ बातें जो किताबों में नहीं है वो हम बता देंगे भूमिका बनाने के लिए। जरूरी नहीं कि वो एग्जाम में आए, लेकिन एक कहानी के तौर पे बताने का मकसद ये रहेगा कि जान दीजिए कि हाँ की कहानी की शुरुआत कहाँ से होगी। जैसे आपकी किताब में तो नहीं दिया हुआ है कि मेजनी का जन्म कहाँ से हुआ, मतलब जिनोवा प्रांत में 1805 में हुआ, तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। तो जब भूमिका बनाएंगे तो थोड़ा उनके मम्मी पापा के बारे में बताना पड़ेगा कि क्या करते थे, आखिर उनकी पैदाइश हुई तो उनमें वो विचारधारा कहाँ से आया। ठीक है, अधिकतर देखिएगा कि मेजनी की कहानी हो या किसी भी कहानी हो, जितने भी राष्ट्रवाद के हीरो हैं ना, उनकी जो विचारधारा मिलती है उनकी माँ से मिलती है। उनकी माँ ने बताया था कि राष्ट्रवाद ऐसे होता है, लोगों के लिए सहायता करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, तो इनकी माँ ने भी बताया था। ठीक है, हमारे भारत में भी जो राष्ट्रवाद को माना जाता है गांधी जी को, तो गांधी जी भी जो है क्या माता से बहुत प्रिय थे, मतलब कि बहुत स्नेह था माता से, माँ से बहुत लगाव था। गांधी जी सूट बूट छोड़ करके वो एक सादे कपड़े पे चले हैं, क्यों, क्या रीजन है? माँ जो थी एक जैसे मोहल्ले में रहती थी ना, वो एक जैन धर्म से प्रभावित था, तो थोड़ा जैन, ये तो हिंदू ही सनातन धर्म के थे लेकिन जैन धर्म को ही मानते थे, तो वो परंपरा गांधी जी में चलाया। सादा जीवन वहीं से आया, गांधी जी सादा जीवन जीते थे, सादा भोजन करते थे, नमक मिर्च मसाला वाला नहीं। तो जी वो सादा जीवन जीने की कहानी वहां से शुरू होती है। आने लगा, चलिए इसको उतारिए। मिटाएं। हाँ, तो आपको क्या लगा? ये सब मन करें कहानियां, उस पर ध्यान मत दीजिए। नहीं, ये जो चैप्टर में उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो अभी बता रहे हैं उसके बारे में, ये सब रियल है। ये जो कहानी जो बता रहे हैं ये सब 18वीं 19वीं शताब्दी में घटित हुई हैं और लोगों ने अपने देश के लिए जान दिया है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने जान दिया, वैसे दूसरे दूसरे देशों में भी बहुत सारे क्रांतिकारियों ने जान दिया। ठीक है, सच्ची कहानियां हैं ये सब, इससे हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे गांधी जी ने अपना गुरु किसे माना था? एक तो व्यक्ति थे राजनीतिक गुरु, उनका नाम था, बताइए, आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है, कितनी बार तो बताया है, गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीति में गांधी जी को लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, लेकिन एक विदेशी व्यक्ति थे जिनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय। अभी आगे आने वाले चैप्टर में पढ़िएगा इनके बारे में, टॉल्स्टॉय। सोचिए, एक भारतीय होकर के एक विदेशी को अपना गुरु मानना कितनी बड़ी बात है, यहाँ कोई नहीं मानते हैं। इनकी किताबों से वो प्रेरणा लेते थे, इनकी किताबों में जो लिखा हुआ है, इसीलिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक टॉल्स्टॉय फॉर्म बनाया था, जहाँ लोगों को रहा कर रहते थे और वहाँ वो काम सिखाया करते थे। समझिए, हम लोग हैं कि दूसरे देश से प्रेरणा नहीं लेंगे, लेना चाहिए प्रेरणा। ठीक है, चलिए देखिए, अभी इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं सबके बारे में। अभी इटली हो गया है, थोड़ा कहाँ पहुंचे हम लोग? फ्रांस। फ्रांस में अभी हम नेपोलियन के बारे में डील करेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अच्छी तरह से।
मेजनी के बारे में डील करेंगे, गैरिबाल्डी के बारे में डील करेंगे कहानी। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जहां पे फंसिएगा आप लोग, जैसे कि एक व्यक्ति है गैरिबाल्डी, नाम याद हो ही जाएगा गैरिबाल्डी। एक व्यक्ति है ट्राटस्की, ट्राटस्की। एक ने लाल सेना का गठन किया था, एक ने लाल कुर्ती का गठन किया था। तो ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में यहाँ फंस जाता है क्वेश्चन कि लाल सेना के गठनकर्ता कौन थे, लाल कुर्ती के गठनकर्ता कौन थे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो कहानी बताएंगे, तो कहानी बताते बताते क्लियर होगा। जर्मनी, तो जर्मनी में आपको पढ़ना पड़ेगा फिर से नेपोलियन के बारे में, क्योंकि नेपोलियन यूरोप का एक ऐसा राजा था जिसने यूरोप के अधिकांश देशों को जीता था। सोचिए, इकलौता राजा है वो कि लगभग में यूरोप के अधिकांश देशों को जीत चुका था वो। इटली पर भी उसी का कब्जा, फ्रांस पर भी उसी का कब्जा, जर्मनी पर भी उसी का अधिकार। सोचिए उसमें योग्यता कितनी रही होगी। उनकी कहानी बताएंगे तो उसमें इनकी पत्नी का भी वर्णन है जो उनको वहां तक पहुंचाती है, उनके अपने मंजिल तक। फ्रांस का राजा बनाने में उनकी योग्यता, उनका भूमिका बहुत ज़्यादा है, उनकी पत्नी का। और एक व्यक्ति, एक महिला के बारे में आप लोग जानती हैं, फ्रांस की जो महिला रानी थी मेरी अंतुआत है। फ्रांस को बर्बाद करने में उनकी योग्यता ज़्यादा है। तो महिला अच्छी भी हो सकती है, महिला बुरी भी हो सकती है। एक देखिए फ्रांस को पूरी तरह से बर्बाद कर दी, और एक देखिए कि नेपोलियन फ्रांस का ही है, वो फ्रांस को पूरी तरह से आबाद कर देती है। कहा जाता है ना कि वो सक्सेसता के पीछे, सफलता के पीछे महिलाओं का हाथ होता है, तो विफलता के पीछे भी महिलाओं का हाथ होता है। इसका दो एग्जाम्पल आपको विदेश में देखने को मिल गया है। एक नेपोलियन के पीछे उनकी पत्नी का हाथ था, राजा बनाने में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। और लुई सोल्मा, उसकी गद्दी से हटाने के लिए भी उसकी पत्नी ही जिम्मेदार थी। इतनी खर्चा करती थी, इतनी खर्च करती थी, जैसे दुनिया की सबसे खर्चालू महिला का खिताब प्राप्त है, ठीक है। तो इसे प्रेरणा लेना चाहिए आप लोग को, ठीक। किस पाले में आप लोग को रहना है, इधर की इधर। अच्छा, वो कहानी जब बताएंगे तो थोड़ा लुई शर्मा के बारे में बता देंगे। 9th क्लास पढ़ेंगे तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए अब देखिए, जर्मनी में एक और व्यक्ति है जिनका नाम है क्या, सर ऑटोन बिस्मार्क। नाम सुने हैं? इन्हें जर्मनी के एकीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण इन्होंने ही किया है। जितना बता रहे हैं सब नोट कर लीजिए, सबको लाइन से हम कहानी बताते हुए शुरू करेंगे। गर्मी लग रहा है, चलिए इतनी सी गर्मी बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि ऊपर जहन्नम भी है और नर्क भी है, उसका आग हम लोग को बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। इतना इतना गर्मी तो सहना ही पड़ेगा, है कि नहीं। कौन सा स्वर्ग जाएगा, ना हम जाने वाले हैं ना आप लोग जाने वाले हैं। किसी का कर्म का कोई पता है? जर्मनी के क्रम का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बताएंगे। पहले नोट कर लीजिएगा कहानी कौन कौन है, क्योंकि बीच में आप लोग बताइएगा कि ये नहीं बताए हैं, तो ये हम फिर बताएंगे। हो सकता है कि हम छोड़ करके आगे बढ़ जाएं, इसलिए नोट करवा दे रहे हैं ताकि आप लोग को तो याद रहेगा ना। इन्होंने ही एक नीति अपनाई थी, इसका नाम था रक्त और लौह की नीति। इस नीति के द्वारा उन्होंने जर्मनी को एकीकृत किया था, ठीक है। गर्मी लग रहा है, लगने दीजिए, समझी। वो कहावत सुने होंगे आप लोग, जो पसीने से नहाते हैं लिबास बदलते हैं, नहीं जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। तो पसीने से नहाने की सोचिए, छोटी मोटी गर्मी से हार नहीं मानते हैं। उनका सोचिए जो तपती धूप में बैठ करके पढ़ते होंगे या मेहनत मजदूरी करते होंगे। बन गया।
एक बात यहाँ से भी आप प्रेरणा ले सकती हैं, चाहे शिक्षक कितना भी अच्छा हो, बिना स्वाध्याय के व्यक्ति कभी वास्तव में सफल नहीं बनता। मतलब समझते हैं? हाँ विद्यार्थी, तो शिक्षक भले ही पढ़ा दे, चाहे भले ही अच्छा हो, खराब हो चाहे भले ही अच्छा हो, लेकिन विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? खुद से स्वाध्याय करना चाहिए, जो टीचर ने बताया है। अगर आप लोग घर पे नहीं पढ़िएगा तो इसकी जिम्मेदारी मनुष्य की खुद है, स्टूडेंट की खुद है। अब बोलिए कि हाँ सर पढ़ा दिए हैं और हम घर पे पढ़वे नहीं करेंगे तो क्या फायदा? ठीक है, जहां दिखे उससे प्रेरणा ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं यूनान की क्रांति पर। यूनान एक देश है, मालूम है आप लोग को? यूनान को ही क्या कहते हैं? एथेंस। इसी को क्या कहते हैं? ग्रीक। इसी को क्या कहते हैं? ग्रीक। सोचिए कितना महान देश है। यहां से हम लोगों ने नक्षत्र सीखा है, खगोल विद्या का ज्ञान भारत ने भी दिया है यूनान को, ऐसी बात नहीं है। तो नक्षत्र विद्या जो है, खगोल विद्या, ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, सब यहाँ से आया। ठीक है, तो ये लोग दुनिया को, यूनान, एथेंस, ग्रीस या ग्रीक एक ही देश है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, इन लोगों ने दुनिया को सभी तरीके की विद्या दी, खगोल विद्या, रसायन विद्या, गणित विद्या, बहुत सारी विद्या। जैसे जो आप लोग मैथ बनाते हैं तो बहुत सारे मैथ के जो फॉर्मूले हैं यहाँ की देन है, केमिस्ट्री बहुत सारे यहाँ की देन है, भौतिकी में बहुत सारे जो थ्योरम है यहाँ की देन है। ठीक है, हम लोगों ने भी दिया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ रहे विदेश में, जब हम लोग अपने देश में आएंगे तब उसके बारे में बताएंगे। हमारे देश ने तो दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तो यहाँ इतनी सारी विद्या देने के कारण, खगोल विद्या में, गणित विद्या में, सभी चिकित्सा विद्या में इतना ज्ञान देने के कारण इनको क्या कहा गया? इस देश को यूरोप का पालना कहते थे, द क्रेडल ऑफ यूरोप। क्या कहते हैं? मतलब यूरोप का पालना मतलब क्या होता है? झूला। बहुत अच्छी बात है, सही बोलिए। देखिएगा कि एक छोटे से बच्चे के लिए झूला आता है, तो उस बच्चे को झूले में लेटा करके ऐसे घुमाया जाता है, तो उसको पाल पोस के बड़ा किया जाता है। इसका मतलब यूरोप जो देश है, यूरोप जो महादेश है, इस महादेश को एक छोटे से देश ने पाल पोस के बड़ा किया है। कौन? ग्रीक। क्योंकि सारी विद्या तो उसने ही दिया है ना, यूरोप में। ये किसने? यूनान ने पूरे यूरोप को सिखाया, गणित क्या होता है, खगोल विद्या क्या होता है, ठीक है, चंद्रमास कब होता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, ये सब वहाँ के देन है। तो लोगों ने सीखा, तो यहाँ के जितने भी राइटर थे उन लोगों ने गीत बना दिया कि यूरोप का पालना है, तब से ये फेमस हो गया। शरीफ देश है, मतलब झगड़ा किसी से नहीं करता है, पढ़ाई लिखाई में माहिर है, इसलिए ये युद्ध करने में पीछे रह गए। इसलिए एक देश है जिसका नाम है तुर्की। नाम सुने हैं? उस समय, अभी नाम बदल गया है। क्या नाम हो गया बताइए? तुर्की, टर्की, अभी नाम बदल गया है। इसका नाम तुर्की है अभी वर्तमान समय में। ये जो देश है इसने कब्जा कर लिया किस पर? यूनान पे। अभी सिर्फ हम ओवरव्यू दे रहे हैं, कहानी हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो यूनान ने पर कब्जा हो गया तुर्की का, और कई साल तक कब्जा रहा। उसके बाद 1830 में ये आज़ाद होता है। ठीक है, तो ये भी नोट कीजिए, कहानी हम बताएंगे अगले क्लास में। जितना भी नोट करा रहे हैं वो सिर्फ नोट करते जाइए। 1830 में आजाद हुआ। यस, 1830 में जो आज़ाद हुआ, एक संधि के द्वारा आज़ाद होता है, उसका नाम है कुस्तुनतुनिया। नाम सुने हैं? कुस्तुनतुनिया। कहाँ सुने हैं? कब्रिस्तान के पास। अच्छा, चैप्टर फर्स्ट कौन सा किताब? हिस्ट्री कौन सा? 9th 10th? कुस्तुनतुनिया। छिया काट दिया। ठीक है, इसको उतारिए। कुस्तुनतुनिया की संधि से पहले 1829 में एक और संधि होती है, उसका नाम है एड्रियानोपल की संधि। सारा जब हम कहानी बताएंगे तब, अभी सिर्फ नोट करते जाइए। एड्रियानोपल की संधि, ये सब संधि क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके बीच में सारी कहानी बाद में। 1830 में हुआ। नहीं, ये 1829 में हुआ है। इतिहास पढ़ाने के समय इतिहास में ले चलेंगे, एकदम उस दौर में
लगे है कि आप सामने खड़े हैं, देख रहे हैं कि क्या घटना घटा है। एड्रिया लिखते हैं। एड्रियानोपल। इतिहास को पढ़ा नहीं जाता, इतिहास को जिया जाता है। जब हम कहानी बताएं तो समझिए कि हम उस दौरान हम लोग पहुंचे हैं, तब कहानी समझ में आएगा। जिस तरीके से जिंदगी जीते हैं उस तरीके से इतिहास को जिया जाता है। हो गया? अच्छा, नोट करने दीजिए। कुस्तुनतुनिया की संधि 1830, एड्रियानोपल की संधि 1829। ये संधि के द्वारा ही यूनान आजाद हुआ था। किससे? तुर्की से। तुर्की उस समय एक पावरफुल देश था। तुर्की के बारे में आप लोग सुने होंगे। ऑटोमन साम्राज्य के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। इतना महान साम्राज्य रहा है तुर्की का, कई वर्षों तक शासन किया है वो। 1200 से मान के चलिए 1900 तक, इतना लंबा शासन रहा। उनके वंशज शासन करते रहे, तो ये काफी लंबा शासन रहा तुर्की में। ये भारत में मुगल वंश काफी लंबा शासन रहा। हो जाएगा तो कहिएगा। हो गया? चलिए, अब देखिए इस क्लास में लगभग में इतनी देशों की कहानी आपको पढ़ना है। क्या क्या बताया हम, किन किन देशों के बारे में बताया? इटली के बारे में बताया। तो इटली में कौन कौन से व्यक्ति बताइए? मेजनी, दूसरा गौरी नहीं, गैरीबाल्डी, तीसरा हाँ काउंट कैमिलो दी कैबोर। ठीक है, एक और व्यक्ति आएंगे, इसको इटली में ही जोड़ देंगे। उनका नाम है सर्डिनिया पेड़वों के राजा। इटली से अलग हुआ एक देश था, उसका नाम है विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल। तो इटली में इतने राजा के, इतने लोगों के बारे में पढ़ना है आपको, और इससे क्वेश्चन हर बार पूछता ही। अगर मेजनी सुबह में पूछेगा, देखिए 2 टर्म एग्जाम होता है ना, सुबह और शाम। अगर सुबह में मेजनी पूछ देता है तो दोपहर में गैरीबाल्डी पूछ देता है। इसलिए पढ़ना है। ठीक है, फ्रांस में आपको पढ़ना है किसके बारे में? तो आपको पढ़ना है नेपोलियन के बारे में। अच्छा, नेपोलियन से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे 9th क्लास का। पहले कौन थे? लुई 16वां। लुई 16वां। उसके बाद थोड़ा बहुत बता देंगे रॉसपियर के बारे में, क्योंकि 9th क्लास से पढ़ चुके हैं आप लोग। फिर आएंगे आपके नेपोलियन बोनापार्ट। फिर उसके बाद लुई 18। फिर पढ़ना आपको चार्ल्स दशम के बारे में। फिर पढ़ना है लुई फिलिप के बारे में। और फिर पढ़ना है किनके बारे में? नेपोलियन थर्ड के बारे में। सोचिए, फ्रांस में ही आपको 10th क्लास में इतने लोगों के बारे में पढ़ना है, तो ये काफी लंबा जाएगा। चलिए, इटली फ्रांस हो गया। जर्मनी में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। जर्मनी में थोड़ा सा लेके चलेंगे नेपोलियन की जिंदगी में, वही नेपोलियन बोनापार्ट। और जर्मनी में लेके चलेंगे बिस्मार्क की जिंदगी में। फ्रांस में रॉसपियर एक व्यक्ति थे, आतंक का राज अभी भी बताया था। चलिए, यहाँ लेके चलेंगे विल्हेम प्रथम के साम्राज्य में। इनको फ्रांस में विल्हेम कहते हैं और भारत में इनको विलियम कहा जाता है। ठीक है, नाम में कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। तो जर्मनी में इनके साम्राज्य को देखना है। ठीक है, यूनान में हम लोग देखेंगे यूनान का युद्ध जो चलेगा तुर्की के साथ। ठीक है,
तो इतने सारी कहानियाँ देखनी है, इतने सारे कहानियों को पिरोना है आप लोग के दिमाग में। क्या? अब इसमें से अगर हम कुछ छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो आप लोग बोलिएगा ये छूट गया है। अभी देखेंगे जब यूनान में पहुंचेंगे तो करीब 20,000 लोगों को तुर्की के लोग मार देते हैं, तुर्की के जो हमला कर रहे हैं यूनान के लोगों को। अब सोच लीजिए कि ओवरव्यू में ही आपका 2-3 पन्ना भर गया तो पहला चैप्टर कितना भरा जा सकता है। ठीक है, कम से कम MCQ ही 150-200 जाएगा ऑब्जेक्टिव। और जब पहुंचेंगे तो थोड़ा सा हम फ्रांस के इतिहास के बारे में, आप लोग तो 9th क्लास में जानते ही हैं। जर्मनी में बिस्मार्क के बाद क्या लिखा है? बिस्मार्क है, उसके बाद विलियम प्रथम है जिसको विलियम प्रथम कहते हैं। दिख रहा है ना, ये जूम कर दें। यूनान और तुर्की का युद्ध देखेंगे, जहां यहाँ महमद पाशा एक राजा है और एक है महमूद द्वितीय सेकंड, इन दोनों के बीच युद्ध होगा। मतलब उसके बाद जो झगड़ा चलेगा वो देखेंगे। फिर उसके बाद तो कहानी बहुत सारी है, लेकिन पहले इतना ओवरव्यू दे दिया तो पहले इतना बताएंगे ताकि आप लोग के खाली दिमाग में अट जाए, भर देंगे उसके बाद बताएंगे। इतनी सारी कहानी बताना भी तो है, आप लोग को याद भी रखना है। 1350 ग्राम के दिमाग में इतना हटाना बहुत बड़ी बात होता है। ठीक है, क्या बोलिए? लुई 18वां, चार्ल्स दसम, लुई फिलिप, नेपोलियन थर्ड। ठीक है, इतनी कहानी को पढ़ना है आप लोग को। ओवरव्यू ही सिर्फ दिमाग में डालिए, उसका कल हम इसके बारे में पूरा डील करेंगे। एक एक व्यक्ति के को उठा करके उसको उसके ईरा में लेकर के, उसके युग में लेकर के चलेंगे, देखेंगे उनकी कहानी को। शुरुआत जहाँ से बोलिएगा वहाँ से करेंगे, फ्रांस से, इटली से, लेकिन शुरुआत यहाँ से करेंगे क्योंकि राष्ट्रवाद की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन है? तो यहाँ से हम कहानी की शुरुआत करेंगे। फ्रांस से होते हुए घूमते फिरते पहुँचेंगे इटली, और इटली से उसका युद्ध देख करते हुए जर्मनी, और जर्मनी से पहुँचेंगे यूनान, तब यूरोप घूम लेंगे पूरा। ठीक है, उसके बाद अगले चैप्टर में चलेंगे हिंद, यूनान, चाइना चलेंगे। हिंद चाइना तो थर्ड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में रशिया चलेंगे, साम्राज्यवाद और साम्यवाद में। फिर उसके बाद रशिया से होते हुए सीधे चाइना पहुंचेंगे, और चाइना से होते हुए भारत चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले ये 4 जगह, जब भारत आ जाएंगे तो स्थिर हो जाएंगे, वहाँ तक पहले चेक कर लेते हैं, वहाँ तक देख लेते हैं। अभी हम लोग यूरोप में हैं, यूरोप से सीधा रशिया चलेंगे, रूस में साम्यवाद दूसरा चैप्टर, रशिया से फिर चीन पहुँचेंगे, हिंद चीन की कहानी बताएंगे। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद, जब भारत पहुँच जाएंगे ना तो उसके बाद आपका 4 चैप्टर बचेगा, तो आराम से एग्जाम की तैयारी करा देंगे। इतना काफ़ी, पहले अभी घूम लीजिए। अभी यूरोप घूमना है, रशिया घूमना है, चाइना घूमना है और इंडिया घूमना है। ये 4 देश पहले घूम लेते हैं। ठीक है, तो इतना इसका कहानी बताएंगे। देखिए कितना दिन लगता है हर एक के बारे में कहानी बताना, बताएंगे तो दिमाग में रखिएगा ताकि याद रहे। ठीक है, ठीक है ना, पास कर दीजिए।